कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 37 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 11th क्लास के नोट्स, 12th क्लास के नोट्स बोथ आर गिवन देयर। और ड्यूरिंग सेशन आप उन नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ बैठें। इस पेज पे 2-3 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। कोई लिक्विड ड्रॉप में इनसाइड में प्रेशर कितना रहता है, तो टोटल प्रेशर कितना रहता है ड्रॉप के इनसाइड में वो कैलकुलेट नहीं करना चाहते, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक्सिस प्रेशर कितना है। तो एक्सिस प्रेशर से क्या मतलब है, बाहर में कितना प्रेशर है, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, इनसाइड में कितना प्रेशर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पी नोट है तो इनसाइड में पी नोट प्लस डेल्टा पी, तो कितना ज़्यादा हुआ, बाहर से कितना एक्सेस हुआ वो डेल्टा पी। तो वो डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले टॉपिक में डेल्टा पी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरी राइज। उसमें कैपिलरी राइज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कैपिलरी राइज एंड उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। फिर थर्ड टॉपिक है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये अब न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कि कितना जूल कितना कैलोरी के बराबर होता है, ये सब करेंगे। फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। टेम्परेचर कन्वर्जन इक्वेशन, एक टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कैसे करते हैं, इसके लिए एक एक्सप्रेशन है। तो इस पेज पे ये सब करना है। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सिस प्रेशर होता है किसी ड्रॉप के इनसाइड में। एक कोई ड्रॉप है, उसके बाहर में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और इनसाइड में ड्रॉप के इनसाइड में जो प्रेशर होगा वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली लार्जर होगा। अब कितना लार्जर होगा, तो बाहर में मान लो पी नोट प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनसाइड में जो प्रेशर होगा वो पी नोट प्लस डेल्टा पी। तो दिस इनसाइड प्रेशर इज एक्स्ट्रा बाय ए टर्म डेल्टा पी। तो ये डेल्टा पी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिस डेल्टा पी इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। तो इसको कैलकुलेट करने की जो हमारी अप्रोच रहेगी, ये इस एक्स्ट्रा प्रेशर के रीजन से, इसकी वर्च्यू से ड्रॉप एक्सपेंड होती है। तो ये एक्सपेंशन में कितना वर्क होता है वो कैलकुलेट कर लेंगे एक पार्ट में। उसके बाद में इस ड्रॉप की सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आता है, कितना इंक्रीज हो जाती है सरफेस एनर्जी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो सरफेस एनर्जी कितना इंक्रीज होती है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होनी चाहिए। कौन कौन, वर्क कितना किया है और एनर्जी में चेंज कितना आया है। तो वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्क डन इन एक्सपेंशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप। सरफेस एरिया इंक्रीज होने में कितना वर्क आपको करना पड़ता है वो कैलकुलेट करना है। तो ये हम डेल्टा आर डिस्टेंस से इंक्रीज होता है सरफेस एरिया। डेल्टा आर से क्या मतलब है कि शुरुआत में इनिशियली एक ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, ड्रॉप का रेडियस आर है और इसमें एक्सिस प्रेशर है डेल्टा पी। इस डेल्टा पी की वर्च्यू से ये ड्रॉप एक्सपेंड हो जाएगी, और एक्सपेंड कितना हो जाएगी, बाय डेल्टा आर डिस्टेंस। तो ये जो डेल्टा आर डिस्टेंस से इंक्रीज हुई है, इस डेल्टा आर को से इंक्रीज होने में कितना वर्क हुआ, डेल्टा डब्ल्यू वर्क हुआ, एंड दैट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर डिस्टेंस से इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस रेडियस पहले आर था इनिशियली, अभी हो गया है आर, न्यू रेडियस इज आर प्लस डेल्टा आर। तो कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा आर हुआ। क्यों ये इंक्रीज, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर था, डेल्टा पी एक्स्ट्रा प्रेशर था, उस डेल्टा पी ने इस रेडियस को इंक्रीज करके आर प्लस डेल्टा आर किया। अब ये जो इंक्रीज हुआ है रेडियस, इस इंक्रीज होने में डेल्टा आर से इंक्रीज होने में कितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज डेल्टा डब्ल्यू। और ये डेल्टा डब्ल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, एफ इंटू डेल्टा आर कैलकुलेट करोगे। अब एफ कैसे कैलकुलेट, बस इस एक्सप्रेशन यहीं से रिजल्ट मिलेगा। एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हो प्रेशर इंटू एरिया से। तो प्रेशर और एरिया का मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब एक्सिस प्रेशर रिस्पॉन्सिबल था ये वर्क होने में, तो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू ले ली डेल्टा पी, और सरफेस एरिया कितना था, तो इनिशियली इट्स रेडियस वाज आर, तो उस आर के कोरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर।
तो ये फोर्स की वैल्यू रखोगे डेल्टा पी इंटू 4πr², डेल्टा पी इंटू 4πr², एक्सप्रेशन नंबर 1 में रखा हुआ है, इंटू डेल्टा आर। ये तो एफ की वैल्यू हो गई डेल्टा पी इंटू 4πr², इस एफ में डेल्टा आर की मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो आपको डेल्टा डब्ल्यू मिल गया। तो एक्सप्रेशन 1 आपको मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर। अब एरिया में चेंज की, अच्छा ये एक चीज आपने कैलकुलेट कर ली, इक्वेशन नंबर 1 में वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, अब एनर्जी में कितना चेंज आता है ये कैलकुलेट करोगे। तो एक्सप्रेशन नंबर 2 में चेंज इन एनर्जी ये सब कैलकुलेट कर रखा है, और बाद में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर लोगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में वर्क कितना किया था ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और इक्वेशन नंबर 2 में एनर्जी में कितना चेंज आया वो कैलकुलेट करके रखेंगे। तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, बस इक्वेट कर देंगे, वहाँ से डेल्टा पी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब चलिए डेल्टा ये चेंज इन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं। तो चेंज इन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने का तरीका क्या रहेगा, आप पहले चेंज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो। चेंज इन सरफेस एरिया जितना भी आएगा उसको सरफेस टेंशन के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, और बस यही निकालना था। तो सबसे पहले चेंज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, नया वाला सरफेस एरिया माइनस पुराना वाला सरफेस एरिया। अब नया वाला सरफेस एरिया कितना है, नया रेडियस यूज करके नया सरफेस एरिया निकाल सकते हो, 4πr² से निकालते हैं सरफेस एरिया। तो नया रेडियस है r प्लस डेल्टा आर, तो इस एक्सप्रेशन में 4π ब्रैकेट में r प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर ये यूज कर लिया। दिस इज न्यू एरिया सरफेस एरिया, माइनस ओल्ड सरफेस एरिया वॉज 4πr², वहाँ पे रेडियस कैपिटल आर ही था तो वो कैपिटल आर यूज़ कर लिया। तो जब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो इस डेल्टा आर के स्क्वायर की टर्म्स मिलेंगी, उनको अवॉइड कर दोगे, बिकॉज डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल टर्म, और उसका स्क्वायर करते हो तो और भी ज़्यादा स्मॉल टर्म मिलती है, तो वी कैन अवॉइड दैट टर्म। तो यहाँ से डेल्टा ए यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया के लिए एक्सप्रेशन मिलता है 8πr डेल्टा आर। ये चेंज इन सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन आ गया 8πr इंटू डेल्टा आर। अब इससे चेंज इन सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, और चेंज इन सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इसके साथ में केवल टी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 8πr डेल्टा आर इंटू टी, 8πr इंटू डेल्टा आर इंटू टी, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आपस में इक्वेट कर लो, यहाँ से डेल्टा पी के लिए सोल्व कर लो, आपको एक्सप्रेशन मिल जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t/r, वेयर टी इज सरफेस टेंशन, आर इज रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो कोई ड्रॉप जिसका रेडियस r है, जिसका सरफेस टेंशन t है, उसके इनसाइड में एक्सिस प्रेशर की वैल्यू होती है डेल्टा p इज इक्वल टू 2t/r। अब ये ड्रॉप ना हो करके अगर बबल होता तो इसके इनसाइड में एक्सिस प्रेशर की वैल्यू इसका ट्वाइस होती, 2 इंटू 2t/r। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ड्रॉप है, ड्रॉप में केवल एक सरफेस होता है और बबल में 2 सरफेसेस होते हैं। बबल में 2 सरफेस होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रेशर इसका 2 टाइम्स हो जाता है, 2 इंटू 2t/r, तो वो 4t/r हो जाता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ध्यान रख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। एक कैपिलरी किसको कहते हैं, कैपिलरी एक ट्यूब को कहते हैं जिसका रेडियस बहुत कम रहता है। बहुत स्मॉल रेडियस की ट्यूब को कैपिलरी कहते हैं। कि इस कैपिलरी को किसी लिक्विड में आप अगर इमर्स करें, किसी लिक्विड में इसको होल्ड कर लें, एक बीकर है, उस बीकर में कुछ लिक्विड फिल्ड है, उसमें आपने कैपिलरी को रख दिया और उसको ऐसे होल्ड करके रखा वर्टिकल पोजीशन में, तो आप देखेंगे कि उसमें लिक्विड राइज कर जाएगा अबोव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड का सरफेस जो लेवल बीकर में था उस लेवल से थोड़ा ऊपर चला जाएगा कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल। तो ये जो जितना अमाउंट ये इंक्रीज हो गया, इसको हम कैपिलरी राइज कहते हैं। लिक्विड का लेवल जितना हाइट से राइज हो गया, इसको हम कैपिलरी राइज कहते हैं। तो कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो ये कैपिलरी राइज होता क्यों है, कैपिलरी राइज होता बेसिकली इसलिए है क्योंकि इनसाइड कैपिलरी प्रेशर कम रहता है। प्रेशर कम रहता है तो वहाँ पे ये लिक्विड राइज कर जाएगा, सो दैट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ प्रेशर की वैल्यू बराबर हो जाए, इसके लिए
इसको मेंटेन करने के लिए लिक्विड उसमें राइज कर जाता है कैपिलरी में। तो अब इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये इसमें केवल दो चीज़ों को आपको इक्वेट करना रहता है। एक तो जो उसमें जितना हाइट तक लिक्विड ने राइज किया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो प्रेशर, और वो मान लो h हाइट तक राइज किया है तो उस h कॉलम का लिक्विड का प्रेशर कितना होता है, h रो जी। ये h रो जी इज इक्वल टू 2T/R। 2T/R अभी आप देख के आए थे कि वो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड। तो यहाँ पे भी एक्सेस प्रेशर था, इसमें प्रेशर कम था कैपिलरी में, तो इसीलिए राइज किया था। तो वो कितना कम है, 2T/R से कम है। तो 2T/R इज इक्वल टू h रो जी। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। h रो जी इज इक्वल टू 2T/R। अच्छा, कैपिटल R क्या है यहाँ पे, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। कैपिटल R ट्यूब का रेडियस नहीं है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मेनिस्कस के रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है, जो ट्यूब है उस ट्यूब में लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, इसके ऊपर सरफेस को आप देखें अगर ध्यान से तो सरफेस फ्लैट नहीं होता है, बल्कि इसमें कर्व बना होता है, ठीक है। और ये जो कर्व है, ये कर्व एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। ये कर्व ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है। तो वो जो बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस इज कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो कैपिटल R है 2T/R एक्सप्रेशन में, वो उस बड़े स्फीयर का, जिसका कि ये कर्वेचर पार्ट था, उसका रेडियस है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो और T सरफेस टेंशन है। तो h रो जी इज इक्वल टू 2T/R। यहाँ से आपने आपको h निकालना था, तो इसको h के लिए सोल्व कर लो, तो यू गेट एन एक्सप्रेशन h इज इक्वल टू 2T/R रो जी। लेकिन ये कैपिटल R के टर्म्स में आया एक्सप्रेशन, बस एक्सप्रेशन यही निकालना था, h हाइट निकालनी थी तो एक्सप्रेशन मिल गया आपको। लेकिन ये कैपिटल R के टर्म्स में है, तो कैपिटल R हमें कई बार नहीं पता होता है, तो हम इसको प्रीफर करेंगे स्मॉल r के टर्म्स में कैलकुलेट कर पाएँ। स्मॉल r का मतलब है ट्यूब का रेडियस, क्योंकि ट्यूब का रेडियस गिवन होता है, हमें पता होता है, तो हम इसको ट्यूब के रेडियस के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो कैपिटल R में और स्मॉल r में, इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है। इसमें इसके ज्योमेट्री से हम इस रिलेशन को आसानी से डिराइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ट्यूब, और थीटा के टर्म्स में इनमें रिलेशन आएगा, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कैपिटल R इज स्मॉल r अपॉन कोस थीटा। ये कैपिटल R का सब्सटीट्यूशन वहाँ पे कर दें, जो इक्वेशन अभी निकाली थी हमने, उसमें कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r अपॉन कोस थीटा रख देने से आपको एक नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो कि स्मॉल r के टर्म्स में होगा, एंड दैट एक्सप्रेशन इज स्मॉल h इज इक्वल टू 2T कोस थीटा अपॉन R रो जी। और ये कैपिलरी राइज के लिए एक्सप्रेशन हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, h कैपिलरी राइज हो गया, जितना हाइट तक कैपिलरी में राइज करता है लिक्विड, T इज सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, R इज रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, रो इज उस लिक्विड की डेंसिटी, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, एक केस ऐसे भी हो सकता है कि जिसमें कैपिलरी ट्यूब की हाइट सफिशिएंट ना हो, तो इस केस में क्या होता है, ओवरफ्लो होता है क्या लिक्विड, या फाउंटेन जैसा कुछ देखने को मिलता है, ना ओवरफ्लो होता है ना फाउंटेन जैसा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि वो जो कर्वेचर था लिक्विड का, जिस ट्यूब में लिक्विड राइज करता था और जो कर्वेचर बनता था, वो कर्वेचर की शेप चेंज हो जाती है, वो फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड होकर के कैपिटल R की वैल्यू बढ़ जाती है, और कैपिटल R की वैल्यू बढ़ने से h की वैल्यू एडजस्ट हो जाती है और h की वैल्यू कम हो जाती है। कैपिटल R की वैल्यू बढ़ने से h की वैल्यू कम हो जाती है, और उतना h की वैल्यू तो क्योंकि फिक्स्ड है, h तो उतना ही जा सकता है जितना ट्यूब की हाइट है, क्योंकि सफिशिएंट हाइट नहीं है। अगर ट्यूब लंबी रहती तो लिक्विड को और भी ज़्यादा राइज करना था, लेकिन अब लिक्विड को उतना ज़्यादा राइज करने के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं है, तो लिक्विड तो उतना ही राइज कर सकता है जितना कि कैपिलरी ट्यूब की हाइट है। तो कैपिलरी ट्यूब की हाइट फिक्स्ड हो गई हमारे लिए, और क्या चीज़ अब वेरी करेगी, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी करेगा, वो लिक्विड उसमें फिल होता जाएगा
ऊपर जो कर्वेचर है, कर्वेचर फ्लैटेंड होता जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ने से एडजस्ट हो जाता है। तो इसमें रिलेशन है एच इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एच डैश कैपिटल आर डैश इक्वल टू 2t अपॉन रो जी। तो यहाँ से आप नया वाला या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डैश इज न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस वो कैलकुलेट कर सकते हो, या एच डैश तो गिवन ही हो गया, इसमें एच डैश तो गिवन ही हो गया। तो बेसिकली आंसर आपको ये करना है कि अगर इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी है तो उसमें लिक्विड राइज करता है तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि वो ओवरफ्लो होता है या फिर उसमें फाउंटेन जैसी सिचुएशन बनती है, ये हमें आंसर करना होता है बेसिकली। तो हम इसकी हेल्प से आंसर कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि हम जितना वर्क करते हैं दैट वर्क इज इक्वल टू हीट एनर्जी इन ए सेंस। तो हम ये जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि वर्क और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट होने का मतलब ये हो गया कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट और कैन बी कन्वर्टेड, वर्क कैन बी सीन एज हीट एनर्जी। तो इनके बीच में आपस में एक कन्वर्जन फैक्टर है 4.2 जूल। तो 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो अगर मान लो आपको जूल में दे रखा है एनर्जी, जूल एनर्जी में वर्क को भी नापते हो और एनर्जी इसमें जूल में आप वर्क को भी नापते हो और एनर्जी को भी नापते हो। तो अगर 4.2 जूल वर्क गिवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगी, 1 कैलोरी होगी। ठीक है, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप 4.2 से, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि भाई 4.2 जूल वर्क करने से 1 कैलोरी वर्क ये होता है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी बर्न होती है। तो 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, ये बात याद रख लेंगे, इससे याद रह जाएगा। एक मैंने हिंट लिखा है इसमें, व्हेन यू जंप 4 टाइम्स यू बर्न 1 कैलोरी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू मैंने दे रखी है, इसको डिनोट कर रहे हो स्मॉल टी टी आर उसके सबस्क्रिप्ट में लिख के। तो इसका मतलब है, स्मॉल टी आर का मतलब है ट्रिपल, और इसका मतलब है जो ऊपर टी लिखा हुआ है इसका मतलब है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन। तो इट इज़ नॉट 273.15 केल्विन, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये पता है, अभी नहीं पता, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज डिफाइंड एज 273.15 केल्विन। तो 273.15 केल्विन जो है वो नहीं होता ट्रिपल पॉइंट, उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। 273.16 केल्विन इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड इन डिग्री सेल्सियस इट इज़ 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रिपल पॉइंट का लेकिन पहले मतलब समझते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिसमें भी कोई लिक्विड, इस वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर अपने तीनों फेजेस उसके एग्जिस्ट करते हैं। 3 फेज से क्या मतलब है, 3 फेज होते हैं, लिक्विड फेज, गैसियस फेज और सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में आइस होती है, वाटर, और गैसियस फेज में वेपर्स होती है, और लिक्विड तो लिक्विड रहता ही है। तो ये तीनों फेसेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हो। अब ये अनबिलीवेबल सा है कि ये तीनों फेसेस एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों फेसेस एक साथ टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू और साथ में प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू के सेट के लिए, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन कर देने से आपको ट्रिपल पॉइंट नहीं मिल जाता है। आप प्रेशर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा रख लो तो इतने टेम्परेचर पे फिर तीनों फेसेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आपको टेम्परेचर तो इतना मेंटेन करना ही है, 273.16 केल्विन। इसके साथ साथ में प्रेशर की भी एक बड़ी लो वैल्यू विच इज़ ऑलमोस्ट 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 0.46, नॉर्मली प्रेशर कितना रहता है, 13.6 सेंटीमीटर रहता है, यहाँ पे 0.46 है। तो 0.46 बहुत कम प्रेशर है, तो इतना कम प्रेशर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप मेंटेन करोगे, टेम्परेचर 273.16 केल्विन और दिस प्रेशर 0.46 Hg ऑफ मरकरी, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये दोनों चीज़ें आप मेंटेन कर लोगे तो आप देखोगे कि तीनों फेसेस एग्जिस्ट कर जाएंगे वाटर के, यानी कि लिक्विड फेस में भी रहेगा, वेपर फेस में भी रहेगा और आइस के फेस में भी रहेगा।
तो दिस सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूनिक, दिस यूनिक सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. Triple point of water is slightly above the freezing point of water at a standard atmospheric pressure which is 0 degree Celsius or 273.15 Kelvin. Now temperature conversion equation. तो 3-4 स्केल हमें पता है, 3 स्केल पता है. एक तो डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल होता है और एक केल्विन का स्केल होता है. तो कई बार सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है या केल्विन में कन्वर्ट करना होता है. फ़ारेनहाइट में गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में गिवन केल्विन. तो एक इक्वेशन आप याद रख लेंगे. इस इक्वेशन की हेल्प से आप तीनों आपस में एक दूसरे में किसी में दिया उसमें कैलकुलेट कर सकते हो. तो द इक्वेशन इज TC माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन टेम्परेचर अपॉन 100. केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 100. तो ये इक्वेशन आप याद रख लेंगे. इस इक्वेशन की हेल्प से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, ये सब कन्वर्ट कर सकते हो. TC माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू TK माइनस 273.15 अपॉन 100. तो इसमें एक चीज़ आप देख लें कि सेल्सियस का स्केल में और केल्विन के स्केल में यहाँ पे 100 डिविजन्स लिए जाते हैं, इसलिए इन दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है. और फ़ारेनहाइट के स्केल में 180 डिविजन्स लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे डिवीज़न डिनोमिनेटर में 180 है. तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि फ़ारेनहाइट वाले में 180 है, वो 180 याद रखना है. अदरवाइज़ ये TC में 0 माइनस करना है और उसमें TF में 32 माइनस करना होता है और TC में 273.15 केल्विन माइनस करना होता है. तो इस पेज में बस इतना ही रखेंगे. पेज नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 38 पे डिस्कस करते हैं.